टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ एंड मीटर सेल, मतलब मीटर ब्रिज। ठीक है, हमने उस दिन इससे पहले वीडियो में क्या था कि जो है किरचॉफ के नियम, दो नियम होते हैं। तो जो है वोल्टता के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल था हमने बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम बताएंगे जो न्यूमेरिकल क्या है, किरचॉफ के प्रथम नियम, जिसे हम बोलते हैं संधि का नियम या धारा का नियम, उस पर जो आधारित न्यूमेरिकल है वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक लेते हैं संधि जिसमें क्या है आई का मान ज्ञात करना, आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक संधि लेते हैं जिसे नाम ले लेते हैं ओ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी धाराएं आएंगी, मानते हैं ये धारा आई, ठीक है, ये धारा आई गई और ये धारा चली, और एक धारा ले लेते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये दूसरी संधि पी ले लेते हैं, दूसरी संधि पी ले लेते हैं, पी आ रही है और ये भी जा रही है, और ये क्या है संधि पी की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसको हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसको हम ले लेते हैं 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की आ रही है। ठीक है, और एक चीज और, ये 3 एम्पियर की जा रही है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं आई डैश। ठीक है, आई डैश, और ये 1 एम्पियर, इसको कर देते हैं 1 एम्पियर की जा रही है, और इसको थोड़ा और बढ़ा दो, कर देते हैं 7 एम्पियर, और ये 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इतना। आगे ये 4 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर, और ये आई है। ठीक है, ये आई। अब किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि किसी सीधी संधि पर आने वाली कुल धारा बराबर होती है किसके, संधि से जाने वाली कुल धारा। ठीक है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होता है, संधि पर आने वाली कुल धारा बराबर संधि से जाने वाली कुल धारा। ठीक है, तो संधि पर क्या, संधि पर आने वाली 7 एम्पियर की आ रही है। ठीक है, 2 एम्पियर की जा रही है, और यहाँ पर क्या है 3 एम्पियर। एक काम और कर लो, इसको अगर हम लेना चाहें इधर, इसकी डायरेक्शन अगर कर लें अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, ठीक है, संधि की तरफ आ रही है, तो देखो 7 एम्पियर और 3 एम्पियर की आ रही है। ठीक है, जा कौन सी रही है, 2 एम्पियर की जा रही है, 1 एम्पियर की जा रही है, और आई डैश जा रहा है। तो पहले हम इतने में देखते हैं, तो संधि पर आ रही क्या, 7 एम्पियर आ रही है। किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि पर आने वाली कुल धारा, तो 7 एम्पियर की धारा आ रही है, साथ में 3 एम्पियर की आ रही है, प्लस 3 एम्पियर। ठीक है, जा कौन कौन सी रही है, 1 एम्पियर जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है, और आई डैश जा रही है। तो बराबर संधि से जाने वाली, यानी कि 1 प्लस आई डैश प्लस 2। ठीक है, कितना जाएगा, 7 3 10 एम्पियर, और ये 2 1 3 एम्पियर प्लस आई डैश। ठीक है, ये 2 1 3 हो जाएगा, इसको इधर भेजे तो आई डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 यानी आई डैश कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया, आई डैश 3 एम्पियर आ गया। आगे क्या है, अब ये आई डैश कहाँ, पी की तरफ जा रहा है, आई डैश पी की तरफ जा रहा है, सॉरी 10 में से 3 जाएगा, 7 एम्पियर बचेगा। ठीक है, अब देखो 7 एम्पियर की धारा पी की तरफ जा रहा है, और उससे दूर कौन से धारा जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, आई जा रहा है, और लेकिन पी वाला क्या है, ये आई डैश क्या है, पी की तरफ जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है। तो क्या संधि पर आने वाली कुल धारा
बराबर होगी संधि से जाने वाली कुल धारा। तो जा रही कौन कौन सी, 4, 2 और आई। ठीक है, फिर से वही नियम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई डैश इक्वल टू 4 प्लस आई जा रही है और प्लस 2। ठीक है, आई डैश का वैल्यू क्या है, 7 एम्पियर। कितना है, 7 एम्पियर बराबर 4 2 6 और प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6, यानी आई बराबर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। यानी कि इस पूरे संधि का जो धारा आएगा क्या आएगा, 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये करो। चलो अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, जो है उसी पर एक न्यूमेरिकल इसी पर और अगर बता दें फिर मीडियम बेस पर बताएं न्यूमेरिकल। ठीक है, संधि ओ ले लेते हैं, एम्पियर 4 एम्पियर। ठीक है, और 1 एम्पियर ये लेते हैं, 1 एम्पियर ये ले लेते हैं, ये लेते हैं इसका आई डैश नाम। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरी संधि लेते हैं पी, इसको लेते हैं 2 एम्पियर। ये तो आई डैश है ये। ठीक है, और हमको जो है आई की वैल्यू निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है, और इसको ले लेते हैं हम 3 एम्पियर। क्या करना है, आई का मान क्या करना है, आई का मान ज्ञात कीजिए। एक शब्द और ले लेते हैं इसी में, ओ पी ले लेते हैं। और 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले ये वाला देखो, इसमें कौन कौन सी धारा आ रही है, 4 3 1 आ रहा है, संधि की तरफ आ रहा है ना, डायरेक्शन क्या है, संधि की तरफ है। तो 4 क्या नियम क्या कहता है, संधि पर आने वाली कुल धारा बराबर संधि से जाने वाली कुल धारा। 4 और 3 आ रहा है और 1 एम्पियर आ रहा है, बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो सब आ रहा है ना, ये भी आ रहा है, 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 एक और हो जाएगा बराबर किसके होगा, संधि से जाने वाली कुल धारा। तो यहाँ पर जा कौन सी रही, आई डैश की ओर जा रही, तो आई डैश हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 7 2 9, आई डैश का वैल्यू क्या है, 9 एम्पियर, आई डैश का वैल्यू 9 एम्पियर आया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये आई डैश क्या है, पी की तरफ आ रहा है, आई डैश क्या है, पी की तरफ आ रहा है, तो आई डैश। ठीक है, जा कौन सा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है और आई जा रहा है। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको मान लेते हैं हम 2 एम्पियर ये भी है। ठीक है, यहाँ दे देते हैं आई का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई डैश आ रहा है, जा कौन सा रहा है, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 प्लस 3, और एक चीज आगे। अब क्यू वाला देखो, क्यू वाला हम इसको मान लेते हैं आई डबल डैश, यहाँ पर धारा क्या है, आई डबल डैश है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, आई डैश आ रहा है, आई डैश क्या है, आ रहा है, जा कौन सा, 2 2 जा रहा है और आई डबल डैश जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई डबल डैश प्लस 2 प्लस 2, तो आई डबल डैश और आई डैश का वैल्यू क्या निकला है, 9 निकला है, तो 9 यहाँ पर रखो, तो 9 बराबर और 2 2 4 प्लस आई डबल डैश, आई डबल डैश, तो आई डबल डैश क्या हो जाएगा, बराबर 9 माइनस 4, यानी आई डबल डैश कितना आएगा, यहाँ से 5 एम्पियर आएगा, कितना आएगा, 5 एम्पियर। ये कहाँ तक आया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब अगली संधि पे जाते हैं। तो आई डबल डैश क्या है, संधि क्यू की तरफ जा रहा है, संधि क्यू की तरफ जा रहा है, तो 5 एम्पियर। अब दूर कौन कौन से जा रहा है संधि से,
क्यू से 2 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, प्लस आई जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस आई, 1 प्लस 2, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, आई जा रहा है, लेकिन क्या आई डबल डैश आ रहा है उसके पास, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 2 1 3 प्लस आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा इसकी धारा। ठीक है, ये थे क्या है कि जो है किरचॉफ के प्रथम नियम धारा के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल थे। अब मीटर बेस पर बताएंगे, अब न्यूमेरिकल लेते हैं मीटर सेज पर। ये धारा के नियम पर हो गया किरचॉफ के, इसे बोलते हैं जो है जो हमने अभी न्यूमेरिकल बताया है इसे केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल, और एक केवीएल होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ उस पर आधारित न्यूमेरिकल, ये दो हम करवा चुके हैं। अब मीटर सेज पर न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल एक लेते हैं कि जो है एक मीटर सेतु में जिसमें 8 ओम का प्रतिरोध बॉक्स है, तथा मीटर सेतु के बिंदु ए से 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। जब हमने जो है मीटर सेट पढ़ाया था उसमें बताया था इसका काम क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। अगर हम एक मीटर सेट ले लेते हैं चित्र के हिसाब से देखते हैं, मीटर सेट बनाते हैं चित्र के हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है स्केल लगा होता है जिसमें रीडिंग होती है 0 से 100 तक, 0 से 100 तक। ये इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, कितना होता है 1 मीटर लंबा तार होता है, और इसके साथ में एक सेल और कुंजी के लगा होता है। ये बिंदु ए होता है इसमें, और ये बिंदु सी। यहाँ पर क्या है प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है, क्या होता है प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। प्रतिरोध बॉक्स कितना दिया है 8 ओम का प्रतिरोध, कितना ओम है 8 ओम का प्रतिरोध बॉक्स जो है इसका प्रतिरोध 8 ओम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसे हमें ज्ञात करना होता है। जिसे क्या करना होता है ज्ञात करना होता है अज्ञात प्रतिरोध। वहां पर हमने जब डेरिवेशन कराया था वहां पर हमने अज्ञात प्रतिरोध को R3 से लिखा था, R3 से लिखा था। बहुत से बुकों में क्या होता है P/Q = R/S होता है, बहुत से बुक में है P/Q = R/S, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर हमने क्या किया था जब डेरिवेशन कराया था वहाँ पर हमने R1 लिया था और R3 लिया था, और ये जो इतनी लंबाई का प्रतिरोध था उसको हमने R2 माना था और आगे की लंबाई का प्रतिरोध R4 माना था। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से माने हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत से बुक में है, सभी बुकों में लगभग है P/Q = R/S, यानी कि R और S कर देता है। ठीक है, यहाँ पर हमने R1 R3 लिया है। तो यहाँ पर ध्यान देखो इसमें और आगे क्या कहा है
कि प्रतिरोध भाग 8 ओम है, ठीक है। और बिंदु ए से 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से, कहां से, यहां से कितनी दूरी पर, 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये जो टोटल लंबाई होती है कितनी होती है इसकी, 100 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। जो इसमें स्केल लगा होता है उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होता है। अब कह दिया कि बिंदु ए से 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि बिंदु ए से, मान लेते हैं यहां से 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या प्राप्त होता है, शून्य विक्षेप। कहां पर, शून्य विक्षेप। तो शून्य विक्षेप कैसे प्राप्त होगा, हमने जब डेरिवेशन कराया था, बताया था इसके बारे में, तो कहा था इसमें जो है एक धारामापी होता है और उसके साथ क्या होता है, एक जौकी लगा होता है, एक जौकी लगा होता है। और उस जौकी को हम क्या करते हैं, इस तार पर खिसकाया जाता है। जौकी क्या किया जाता है, तार पर खिसकाया जाता है कि जहां पर क्या हो, धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी कि कोई धारा बह नहीं हो, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। तो वहां पर हम क्या करते थे, जौकी को सेट कर देते थे। तो वैसे यहाँ पर क्या कहा है कि बिंदु ए से 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य विक्षेप की स्थिति। कितनी, तो यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी क्या कर दिया कि 45.5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ तक हुई, यहाँ तक हुई ना, यहाँ तक शून्य विक्षेप की स्थिति, मतलब कि यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई। कहाँ से, बिंदु ए से 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और टोटल दूरी हमने क्या बताया था, टोटल लंबाई जो इस स्केल का होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और उसमें कह दिया है कि बिंदु ए से 45.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है। हम इसको डी मान लेते हैं, मानते हैं डी बिंदु पर क्या हो, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई। अब ये इतना 45.5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना निकलेगा, इसको क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे तो हमको ये दूरी पता चल जाएगी, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है और शून्य विक्षेप की स्थिति कितनी दूरी पर प्राप्त हो रहा है, 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो घटाएंगे कितना आएगा, ये 100 में से 45.5 सेंटीमीटर घटाओ, कितना बचेगा, 54.5। घटा दो यहाँ, 100 में से घटाना है 45.5, 5 4 54.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 54.5 सेंटीमीटर। अब हमने फार्मूला क्या बताया था, जब डेरिवेशन कराया था तो वहां R3 के लिए फार्मूला निकाला था। या ऐसा कर सकते हैं कि ये इतनी लंबाई का प्रतिरोध है, ये इसकी लंबाई का प्रतिरोध है, तो इसको हमने R2 लिया था, इसको R4 लिया था, तो ये R1 लिया था, ये क्या लिया था हमने डेरिवेशन में, R1 लिया था, और ये R3 अज्ञात प्रतिरोध है, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और इतनी लंबाई का प्रतिरोध हमने क्या लिया था, R2 लिया था, ठीक है। और इतनी लंबाई का प्रतिरोध हमने क्या लिया था, R4 लिया था। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4, R4। या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, R1/, इसको हमने क्या लिया था वहां पर, L माना था, डायरेक्शन में क्या माना था, L माना था, तो R1/L हो गया, ठीक है। अब ये देखो, जब हमने इसको L लिया था तो क्या निकलेगा, 100 - L, क्योंकि 100 में से हमने 45.5 घटाया था, 54.5 आया। तो R4 क्या लिया था, 100 - L, क्या लिया था, 100 - L। R3 वही रहेगा जो है, और ये हो जाएगा 100 - L। हमको क्या निकालना है, R3 निकालना है, तो R3 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 - L R1/L, ठीक है। ये फार्मूला आया था जब हमने डेरिवेशन कराया था, ठीक है। तो अब हमको सब मान पता है, सब मान पता है ना, क्या पता है, L का मान क्या है, 45.5 है, L का मान 45.5 है, क्योंकि L हमने क्या माना था कि जो शून्य विक्षेप बिंदु से लिया था स्मॉल l, कि स्मॉल l की दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर शून्य विक्षेप कितनी दूरी पर दिया है, 45.5 सेंटीमीटर दूरी पर दिया है ना, तो यहाँ रख देंगे हम। तो 100 - 45.5 और गुणे R1 कितना है, 8 ओम है, बटे में क्या हो जाएगा, L का मान क्या है, 45.5, 45.5। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 54.5 आएगा, 54.5 गुणे 8 बटे 45.5, 45.5 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 32 4 36, हासिल है 3, 8 पंचे 40, 40 3 43, 43
436 बटे 45.5, 436 बटे 45.5। अब इसको भाग देंगे, देखिए कितना आता है। अगर भाग देते हैं तो 455 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, और कितना 4360 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार ले जाओ तो 9 बचे 45, हंसला 4, 9 बचे 45, 4 49, हंसला 4, 9 चौक 36, 4 40। ये कितना जाएगा 4095 घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 15, 15 में से हो गया 6, यहाँ बचा 2, 265, यानी कितनी बार गया है, 9 बार गया है। दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार ले जाके देखो, 455, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 33, 7 3, 6 24, 3 27, ज्यादा हो जाएगा। 5 बार जाएगा, 5 बार ले जाएंगे। 50 25, हंसला 2, 50 25, 2 27, हंसला 2, 5 20, 2 22, 2275, 2275 घटाएंगे 5 बचा, यहाँ पे 14, 14 में 7 है 7, और यहाँ पे 5 5 2 है 3, 375। ये लगभग में आएगा 9.5, लगभग में कितना आएगा 9.5 ओम, यानी हमारा अज्ञात प्रतिरोध जो आएगा वो आएगा 9.5 ओम। ठीक है, इतना करो पहले, अगला न्यूमेरिकल पे बताते हैं। अगला सवाल लेते हैं कुछ उससे अलग टाइप का, ठीक है, उसी मीटर सेट पर आ रहा है। ठीक है, क्या है, 1 मीटर सेट में, क्वेश्चन है मीटर सेट में बिंदु ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन कह दिया कि 1 मीटर से बिंदु ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। अब यदि पाँच ओम का प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध के 5 ओम का प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो शून्य विक्षेप पचास सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, 2 कंडीशन दे दिया है। पहला क्या कहा है कि 1 मीटर क्षेत्र में बिंदु ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, ये 60 सेंटीमीटर। अब यदि 5 ओम का प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध, हमने क्या वहां माना था कि R3 के साथ जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो शून्य विक्षेप 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। तो ज्ञात क्या करना है, R3 का मान, R3 मतलब अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर, तो उस हिसाब से हम बताते हैं, अगर बनाए चित्र इस हिसाब से, ठीक है, ये क्या होता है, स्केल लगा होता है, स्केल पर रीडिंग कितनी होती है 0 से 100 तक। ये बिंदु ए है, बिंदु सी, बिंदु ए, बिंदु सी,
कुंजी क्या होता है, और ये बैटरी लगी होती है सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ज्ञात प्रतिरोध R1 हम लेते हैं। ठीक है, ज्ञात प्रतिरोध R1 हम इसको इसलिए R1 ले रहे हैं क्योंकि हमने जो है डेरिवेशन में इस हिसाब से लिया है ना, तो उस हिसाब से हम ले रहे हैं। नहीं तो पी और Q लेते हैं, R और S लेते हैं, R1। और ये अज्ञात प्रतिरोध R3 है। अब पहला कंडीशन क्या कहा है, इस बिंदु ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। टोटल तो ये 100 है, कितना है टोटल, 100 सेंटीमीटर है, टोटल 100 सेंटीमीटर है। पहला कंडीशन क्या कहा है, बिंदु ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हम इसको बी ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्या धारामापी लगा हुआ है, और उसके साथ कुंजी जॉकी जे जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके ये मान लेते हैं कि जो है बिंदु बी है, यहाँ पर डी है। और कहा है कि बिंदु ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि डी बिंदु पर क्या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 60 सेंटीमीटर की दूरी हुई। तो अब ये दूरी कितनी बचेगी, ये वाली, ये 60 हो गया, तो 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला कंडीशन है सवाल का। जब बिंदु ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही हो, तो हमने क्या बताया था, फार्मूला बताया था R1/R2 इक्वल टू R3, ये बताया था ना। अब देखो ध्यान से, R1 ये भी ज्ञात करना है, R3 भी ज्ञात करना है। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे R1/R2। R2 कितना है, R2 60 है, इस लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 60, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, बराबर R3 बटे में क्या, ये कितना है 40 है, 40 हो गया। अगर यहां से हम निकालें R1/R3, ये प्रथम स्थिति है। ठीक है, क्या है, प्रथम स्थिति के लिए ये हो गया, प्रथम स्थिति के लिए। ठीक है, अब सेकंड स्थिति के लिए क्या होगा, अब यहां शुरुआत होगा। ठीक है, तो R1/R3 क्या लेगा 60/40 होगा, 60/40, 30 दूना 60, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, यानी 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60। तो ये क्या निकल के आएगा, R1/R3 इक्वल टू 3/2, 3/2। इक्वेशन फर्स्ट पहले ना करो। अगला स्थिति क्या कहा है, अब यदि 5 ओम का प्रतिरोध किसके साथ, अज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब इसमें स्थिति क्या हो जाती है, इसके साथ क्या श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जा रहा है, कितने ओम का, 5 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, R3 के साथ, तो जोड़ेंगे, देखते हैं इसे। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में ना, लंबाई में। तो कितने ओम का जोड़ा जा रहा है, ये तो R3 है, R3 के साथ अज्ञात प्रतिरोध के साथ कहा है जोड़ने के लिए, और कितने ओम का, 5 ओम का, 5 ओम का। तो उसके बाद क्या कहा है कि जब 5 ओम का जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाता है, विक्षेप 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यानी कि अब ये 60 से क्या हो गया, 50 हो गया, कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये कितना निकलेगा, 50 ये भी निकलेगा, तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरी स्थिति हो गई। पहली स्थिति में क्या है, R1/R3 इक्वल टू 3/2। ठीक है, दूसरी स्थिति में निकालते हैं। दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, वही काम करेंगे, R1/50, R1/50 हो जाएगा, R1/50। अब ये कैसे निकलेगा, ये R3 है और 5 ओम है,
तो श्रेणी क्रम के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था कि जो है R इक्वल टू श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2। अब यहाँ तो R1 हम ले चुके हैं, या इसको चेंज करना चाहो तो इसको R डैश कर दो, ठीक है, इसको R डबल डैश कर दो, इसको R डबल डैश कर देंगे। यानी कि अगर यहाँ से हम निकालें R इक्वल टू R डैश क्या है, R3 है, ठीक है, R3, इसको R3 रख दो, R3 प्लस R डबल डैश क्या है, 5 ओम है, तो इसके साथ 5 ओम क्या होगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना उसमें प्रतिरोध दिया हो। तो हमने क्या किया, R1 की जगह पर R3 दिया है यहाँ पर, ठीक है, और R डबल डैश ले लिया, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने R1 और R2 R4 और R3 ले लिया है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब R की जगह क्या रखेंगे हम, R3 प्लस 5, R3 प्लस 5 किसकी जगह पर, इस अज्ञात प्रतिरोध की जगह पर चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R3 प्लस 5, तो बराबर में क्या हो जाएगा, R3 प्लस 5, क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तो वैसे क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है साथ में, तो R3 प्लस 5 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, ये कितना है, इस लंबाई का प्रतिरोध 50 ओम हो जाएगा, तो 50 से 50 यहाँ कैंसिल हो गया, तो आगे करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 इक्वल टू R3 प्लस 5, R3 प्लस 5। यहाँ एक काम करो, देखो R1 अपन R2 R3 है, क्या कर दो, यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लो, R1 की वैल्यू अगर यहाँ निकालते हैं क्या निकल के आएगा, R1 इक्वल टू 3/2 R3 होगा, R1 इक्वल टू 3/2 R3। अब ये R1 की वैल्यू यहाँ रख दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, और इक्वेशन फर्स्ट था ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो, तो लिखेंगे समीकरण 2 में R1 का मान रखने पर, तो रखेंगे R1 का वैल्यू क्या है, 3/2 R3, यानी R1 यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, 3/2 R3 बराबर R3 प्लस 5, R3 प्लस 5। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, R3 को इधर लाओ, तो 3/2 R3 माइनस R3 होगा, इधर R3 को प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा। एलसीएम लो, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना, R3 बचेगा, R3/2 आएगा, कितना आएगा, ये 3/2 है, -1 यानी कि 1.5 और ये 1, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, यानी R3/2 बचा, R3/2 बराबर 5, R3/2 बराबर 5। अब 2 उधर जाएगा, क्या जाएगा, 5 दूनी 10, R3 बराबर कितना जाएगा, 10 ओम आएगा, कितना आएगा, 10 ओम आया हमारा अज्ञात प्रतिरोध, कितना आया, 10 ओम आ गया। अब R3 का वैल्यू पता हो गया, अब हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R1 की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 है ना, तो लिखेंगे R3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, R3 का वैल्यू कितना है, 10 ओम आया है, ठीक है, तो R1 इक्वल टू 3/2 था ना, 3/2 और R3 का वैल्यू क्या आ गया है हमारा, 10 ओम, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो R1 इक्वल टू क्या जाएगा, 15 ओम, यानी R1 का मान आएगा 15 ओम, R3। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर सेतु में बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 0
विक्षेप, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है यदि अज्ञात प्रतिरोध के साथ 12 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो R3 मतलब अज्ञात प्रतिरोध, R3 अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखो चित्र के माध्यम से बताते हैं। पहला कंडीशन, ये स्केल है, ठीक है। बिंदु ए और बिंदु सी पहला कंडीशन क्या कहा है, जो है ये R1 हमने लिया था और ये R3, ठीक है। यहाँ पर धारामापी लगा हुआ है। क्या था, बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी मान लेते हैं, 40 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ है और इसको हम बी नाम लेते हैं और ये डी, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 40 सेंटीमीटर की दूरी है। टोटल होता है क्या, 100 सेंटीमीटर होता है, टोटल 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये इतना 40 लेकर निकलेगा, 100 माइनस 40 60 सेंटीमीटर, क्या होगा 60 सेंटीमीटर। तो प्रथम स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति में, पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, वही R1 बटे 40, R1 बटे 40 बराबर R3 बटे 60, R3 बटे 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 अपान R3 इक्वल टू 40 बटे 60, 20 दूना 40, 30 दूना 20 तीन 60, तो R1 बटे R3 बराबर 2 बटे 3, समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति क्या है, यदि अज्ञात प्रतिरोध के साथ, अज्ञात प्रतिरोध के साथ 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो एक चीज और इसमें जो है शून्य विक्षेप की स्थिति जोड़ दिया जाए तो शून्य विक्षेप बिंदु ए से 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। थोड़ा सवाल, ठीक है। 1 मीटर क्षेत्र में बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है यदि अज्ञात प्रतिरोध के साथ 12 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु ए से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है, ठीक है। R3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला कंडीशन हो गया, ये प्रथम स्थिति हो गई, ठीक है, जब क्या 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो रही है। दूसरे कंडीशन में क्या हो गया, जो है
सी। ठीक है, ये तो R1 ही रहेगा, R1। ये दूसरी स्थिति के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, जो R3 के साथ क्या कर दिया है, R3 के साथ 12 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो ये क्या हाइट में बढ़ेगा समांतर क्रम में, तो ये तो हो गया क्या हमारा R3 यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, नीचे ऊपर इसके साथ क्या कर दिया है, समांतर क्रम में कितना 12 ओम का, ये 12 ओम है। इसके साथ क्या कर दिया, 12 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या था कि 1/r डैश ले लेते हैं, 1/r3 है ना, एक प्रतिरोध R3 है प्लस 1/12 हो जाएगा। ये यहां से प्रतिरोध हम निकालेंगे R डैश का वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरी स्थिति के लिए, ये प्रथम स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति, तो यहां पर ध्यान देखो। और एक क्या कहा है कि जो है जब जोड़ दिया जाता है समांतर तो शून्य विक्षेप से 50 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। यानी कि ये क्या, यहाँ पर जो धारा मापी है इसमें जो जॉकी है कितनी दूरी पर, इसको बी नाम दो, इसको बी, कितनी 50 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त हो रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या है 50 सेंटीमीटर का है ना, तो ये 50, तो ये भी क्या होगा 100 में से 50 जाएगा, 50 बचेगा 50 सेंटीमीटर। ये दूसरी स्थिति के लिए है, कब, जब 12 ओम का प्रतिरोध R3 के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो R1/50 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हमारा इतना निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, इसको समांतर क्रम में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर लाके रखेंगे, तो 1/R3 प्लस 1 कितना है, अगला प्रतिरोध 12 ओम है और बटे में 50 हो जाएगा। तो 50 से 50 कैंसिल होगा, 50 से 50 कैंसिल, R1 बराबर, यहाँ पर एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा। एक चीज और, पहले इसको यहाँ सॉल्व कर लो क्योंकि उल्टा जाके बनेगा ना। तो अगर यहाँ से हम निकालते हैं R डैश तो क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस R3 होगा, 12 प्लस R3 बटे R3। अगर R डैश क्या है 1/R डैश है ना, 1/R डैश है, इसका उल्टा करो तो R डैश का वैल्यू निकल जाएगा। तो R डैश जो निकालेंगे क्या आएगा, R3 बटे 12 प्लस, और ये 12 R3 होगा, 12 प्लस R3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 12 प्लस R3 बटे 12 R3। अब R डैश है, 1/R डैश, तो इसको ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 12 R3 बटे 12 प्लस R3। किसका वैल्यू निकलेगा, ये निकलेगा हमारा जो तुल्य 12 ओम का समांतर क्रम प्रतिरोध लगा किसके साथ, R3 के साथ। तो यहाँ पर हम पूरी जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या, 12 R3 बटे में क्या हो जाएगा 12 प्लस R3, 12 प्लस R3। ठीक है, बटे में वही 50 से 50 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर बचा क्या, R1 इक्वल टू ये क्या जाएगा 12 R3 बटे 12 प्लस R3, 12 प्लस R3 कितना पहले करो, चलो आगे देखो क्या करते हैं इसमें। देखो R1 की वैल्यू निकला है, यहाँ से क्या करो समीकरण 1 से, समीकरण 2 नाम दो, यहाँ समीकरण 1 से क्या करो R1 की वैल्यू निकालो। R1 की वैल्यू निकालते हैं क्या निकलेगा 2/3 R3 आएगा, 2/3 R3। समीकरण 2 में क्या करो, समीकरण 2 में R1 का मान रखने पर, R1 का मान रखने पर
ठीक है, समीकरण 2 ये है, समीकरण यहाँ से R1 की वैल्यू ये निकला है, तो यहाँ पर रखो R1 की जगह पर, R1 की जगह पर रखेंगे 2/3 रखेंगे, 2/3 R3 किसकी जगह पर, R1 की जगह पर, R1 की वैल्यू ये हमने यहाँ पर रख दिया, बराबर में क्या है 12 R3 बटे 12 प्लस R3 है, 12 प्लस R3, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर त्रिया गुणा करो, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 R3, 12 दूना 24 R3 हो जाएगा, 12 दूना 24 R3, ठीक है, और प्लस 2R3 स्क्वायर, 2R3 स्क्वायर होगा, 2R3 स्क्वायर, इसको उधर गुणा करेंगे क्या जाएगा 12 यहीं 36 R3, 36 R3। अब यहाँ पर ध्यान देखो ये R स्क्वायर है, ये R3 है, इसको उधर भेज दो, तो 2R3 स्क्वायर बराबर 36 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस, तो 12 R3 बचेगा, 12 ही बचेगा ना। तो अगर काटते तो एक R3 से एक R3 कैंसिल हो गया, और 6 दूनी 12 यानी R3 का वैल्यू क्या आया 6 ओम आ गया, R3 का मान 6 ओम आ गया, ये अज्ञात प्रतिरोध आ गया हमारा, ठीक है। और आगे क्या करना है R1 का भी वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे R3 का वैल्यू क्या आया है 6 आया है, समीकरण 1 में रख देंगे इसको, समीकरण 1 करो, समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखो समीकरण 1 में R3 का मान रखने पर, तो R3 का मान रखते हैं क्या R1 बराबर 2/3, R3 का वैल्यू कितना आया है 6 ओम आया है, 6 ओम आया है, तो 3 दूनी 6 यानी R1 का वैल्यू क्या आ गया 4 ओम आ गया, 2 दूना 4, R3 का वैल्यू 6 ओम, R1 का वैल्यू 4 ओम, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा।